गवर्नमेंट स्कीम पढ़ेंगे हम। ये एक न्यू इनिशिएटिव है। हम हर दिन 4 से 5 गवर्नमेंट स्कीम पढ़ा करेंगे। और जो मैं पीडीएफ लेके आया हूँ, ये मैंने नोट्स जो तैयार किए हैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैंने इससे किए हैं। ये पीडीएफ नोट जो मैं लेके आया हूँ गवर्नमेंट स्कीम, इससे पढ़ाऊँगा मैं आपको। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर की आज पढ़ाऊँगा। ये सारी गवर्नमेंट स्कीमें यहाँ से यहाँ तक कवर करेंगे हम। पेज नंबर 15 तक कवर करेंगे, सारी गवर्नमेंट स्कीम है। फिर आप जाके डायरेक्टली नोट्स पढ़ सकते हैं। ये नोट्स की आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी। और ग्रुप का जो हमारा ग्रुप है, और मैं हैंडआउट्स और ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मतलब वो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें से उसका लिंक मिल जाएगा। जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ से मिल जाएगा। तो हम ये गवर्नमेंट स्कीम आज कवर करेंगे। प्रधानमंत्री आपकी किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, फॉर्मेशन ऑफ एफपीओज जो ऑर्गेनाइजेशंस है, किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के, फिर कृषिनोत्री मतलब कृषिहोत्री मतलब कृषिनोत्री योजना पढ़ेंगे। उसकी वही अम्ब्रेला स्कीम है ग्रीन रिवॉल्यूशन की, इसके अंदर ये सब स्कीम्स हैं। ठीक है ना। ये सारी हम आज कवर करेंगे। तो मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगा, मैं इससे नहीं पढ़ाऊंगा, कॉपीराइट आ जाता है तो मैं इससे नहीं जाऊंगा इससे। पर ये आप फॉलो कर लेना, आपको फॉलो करना है तो इससे पढ़ लेना, पर मैं अपने नोट्स फॉलो करूंगा। तो पहले पढ़ते हैं किसान। पीएम किसान क्या है। ये तो आपको पुरानी स्कीम है, 2000 मतलब 19 में लॉन्च हुई थी। और इसका बहुत पॉलिटिकल मतलब जो अपनी आपकी पार्टी है मतलब अपोजिशन ने उठाया था कि ये एक तरह से इलेक्शन है 2019 में, मतलब इलेक्शन थे तो उसका बेनिफिट लेने के लिए इन्होंने स्कीम स्टार्ट की है। तो ये पीपीएम किसान है क्या। पीपीएम किसान सम्मान निधि, इसके अंदर क्या दिया गया, 6,000 रुपये ईयरली दिए जाएंगे। मतलब 6,000 रुपीज़ ईयरली दिए जाएंगे। और वो 3 डिवीज़न में दिए जाएंगे, 3 भाग में दिए जाएंगे। हर 4 महीने में 2,000 रुपये अकाउंट में दिए जाएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। ठीक है ना। सभी किसानों को मिलेंगे जो लैंड होल्डिंग है, फैमिली इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंड, कितनी भी लैंड है उनके पास। जब ये स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी 2 हेक्टेयर लैंड की लिमिट रखी गई थी। फिर बाद में इसमें सबको देने की उसमें प्रावधान कर दिया था, सबको दिए जाएंगे पैसे। पैसे कैसे आएंगे अकाउंट में, वो डीबीटी से आएंगे, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आएंगे। ठीक है ना। और इसमें सेल्फ आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो। इस जो सेंट्रल सर्विस होते हैं ना, मतलब सेंट्रल सर्विस सेंटर होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर भी बोलते हैं, गांव में बने होते हैं और फिर शहर में बने होते हैं, कॉमन जो ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं। तो उसमें जाके आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बेनिफिट पा सकते हैं। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट दोज फैमिली हुज नेम आर एंटर इन द लैंड रिकॉर्ड, जिनके नाम जमीन है, लैंड रिकॉर्ड है, एक्सेप्ट फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर जो होते हैं और नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले और झारखंड, विच हैज़ बीन सेपरेट प्रोविजन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, उनके एक्सेप्ट उनसे। और फिर पीएम किसान में एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। उसमें क्या, वो स्टेटस जान सकते हैं अपने एप्लीकेशन का। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं आप। हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट जान सकते हैं, कब पैसा आया कब गया। और उसमें आप आधार कार्ड भी अपडेट कर सकते हैं। अगर अपडेट और करेक्शन करना है आधार कार्ड में तो इस ऐप के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो ये वाला कौन सा हो गया, पीएम किसान मोबाइल ऐप दिया गया था इसमें। और किसान हु आर पेड इनकम टैक्स, उनको नहीं मिला है। जो किसान होते हैं ना, कुछ बिजनेस भी करते हैं और वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं रिलेटेड टू उसके, उनके पास खेती भी है, कोई बिजनेस भी है या फिर कुछ और काम कर रहे हैं और खेती भी है, उनको नहीं मिलेगा। ये वाला पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। दिस स्कीम बेनिफिशियरी विल गिव टू द, ये इसमें किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा लोगों को। किसान क्रेडिट कार्ड, फार्मर को इजी लोन मिल सके। आपको केसीसी पता है तो केसीसी से लोन मिलता है कि आप बैंक में जाओ, आप एक वहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, उसमें कुछ परसेंट लोन मिलता है आपको, अपना लोन ले सकते हो आपकी लैंड के हिसाब से। तो किसान, ये है आपकी किसान, पीएम किसान। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आती है पीएम फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना, इसमें क्या है, ये सब फार्मर को इंक्लूड करती है, इवन शेयर क्रॉपर्स को भी और टेनेंट फार्मर को भी। शेयर क्रॉपर जो मतलब बटाई पे बोते हैं, टेनेंट फार्मर जो मतलब वो टेनेंट मतलब रेंट पे ले लेते हैं रेंट को, तो उनको सबको एक पीएम जो फसल बीमा योजना सबको लाभ मिलता है, सभी किसान को। ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, मतलब ड्यूरिंग कैलेमिटी, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिजास्टर आ जाए तो उस टाइम पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। और ये मतलब इस स्कीम से फ़ायदा क्या होता है, एक तो मतलब आपको पैसा मिल जाएगा, कोई क्लैमिटी आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, उस टाइम पे पैसा मिलेगा। अब पीएम को कोई मतलब कि किसानों को इनोवेटिव फसल बोनी है तो रिस्क रहता है ना, ख़राब ना हो जाए फसल में, कुछ डिफरेंट सीड बोना हो तो कुछ ख़राब ना हो जाए, उसमें भी सपोर्ट करती है। इनोवेटिव फार्मिंग में सपोर्ट करती है। तो वैसे ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा कि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम क्या होती है, सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है, कोर ऑफ द कोर स्कीम क्या होती है। तो मैं लास्ट में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या होती है। इस स्कीम में क्या है, रिप्लेस करती है जितनी भी स्कीम थी ना इससे पहले, जितनी भी इंश्योरेंस की, इसकी सबको रिप्लेस करती है, एक्सेप्ट एक स्कीम छोड़ के, जो स्कीम है रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसको छोड़ के ये सबको रिप्लेस करती है। तो इसका नाम याद रखना, रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसको छोड़ के सबको रिप्लेस करती है।
ठीक है। अब ये याद रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है खरीफ में कितना देती है, 2% प्रीमियम पे आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा देगी, रबी क्रॉप में 1.5 पे। और जो कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर होती है ना, कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जैसे टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, उनको 5% देना होगा। तो आपको ये याद रखना है एक तरह से कितना प्रीमियम देना पड़ता है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि बैलेंस प्रीमियम, जो बचा हुआ प्रीमियम है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। जितना आप पे करोगे बचा हुआ प्रीमियम सेंट्रल और वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेंगे आपका प्रीमियम। तो ये इसमें इसके अंदर दिया गया है। इनिशियली क्या हुआ था, ये कंपलसरी करेगा सभी जो लोन लेते हैं ना, लोन बैंक से लोन लेते हैं, फार्मर लोन लेते हैं, उन सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया था जो क्रॉप लोन लेते हैं, ठीक है ना। फिर ये नोटिफाइड क्रॉप लोन, नोटिफाइड एरिया, बाद में क्या हुआ, ये वॉलंटरी बेसिस पे कर दिया गया फार्मरों के लिए। जो चाहे वो लोन लें उनके लिए वॉलंटरी, उनकी मर्जी है लेना है उन्हें इंश्योरेंस नहीं लेना। स्टार्टिंग में कंपलसरी किया गया था, जो लोन लेते हैं क्रॉप लोन लेते हैं उनके लिए कंपलसरी किया गया था। अब ये कवर कैसे करती है, ये पोस्ट को भी, हार्वेस्टिंग को भी, लॉसेस को कवर करती है। जो आपने कटाई कर ली, आपने वो स्टोरेज कर दिया, उसको भी पोस्ट हार्वेस्ट बोलते हैं, उसको भी कवर करती है, ठीक है ना। और एरिया बेस अप्रोच है इसमें। एरिया बेस अप्रोच है कि एरिया के हिसाब से आपको, मतलब कि एरिया बेस अप्रोच अप्लाई की जाएगी, उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। और इसमें इंश्योर्ड सम ऑफ द ग्रोथ स्टेट, इंश्योर कौन कौन सी, मतलब इसमें सम ऑफ द ग्रुप कैसे किया जाता है, मतलब कि एक तो स्टेट और स्केल ऑफ द फाइनेंस पे स्टेट और यूटीज अपने हिसाब से देती हैं, फिर एमएसपी के हिसाब से उनको भी इंश्योरेंस प्रोवाइड दिया जाता है। और फार्म गेट प्राइस, जो जिन पे एमएसपी नहीं होता ना, जैसे आपका एमएसपी है, जैसे 1200 रुपये मिलेंगे आपको, गेहूँ पे 1200 रुपये मिलेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा अगर कोई डिस्ट्रॉय हो जाती है उसके हिसाब से, या फिर स्टेट और यूटीज डिसाइड कर लेंगी। और जिस क्रॉप पे एमएसपी नहीं होगा, जिस क्रॉप पे एमएसपी नहीं होगा, उस पर फार्म गेट प्राइस के हिसाब से दिया जाएगा, मतलब कि जितने हिसाब से आप बेचते हो, फार्म में से आपके खरीद के लेके जाते हैं ना, उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो कुछ आइडिया लगाया जाता है ना कैसे इंश्योरेंस, कितना पैसा देना है, ऐसे थोड़ी कितना भी दे देंगे। तो ये कुछ उनने इंश्योर्ड सम ऑफ द क्रॉप के किए हुए हैं कि कितना कैसे कैसे पैसा देना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी जो होंगी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और इसमें और चीज़ क्या दिया गया है कि अगर ये कंपनियां, जैसे इंश्योरेंस आपने ले लिया और कोई क्लैमिटीज़ आ गई, मतलब कि डिजास्टर आ गया, आपकी फसल डिस्टॉर हो गई, तो आपको पैसा देना होगा एक टाइम लिमिट में, 2 मंथ के अंदर अंदर। उससे ज़्यादा अगर ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज लेती हैं देने में, तो 12% इंटरेस्ट भी देंगी, डिले पेमेंट का, डिले सेटलमेंट का, पेमेंट का वो पैसा भी देंगी। तो इसमें ये बताया गया है, स्टेट अलाउड टू सेटअप देयर ऑन इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट अपने हिसाब से अपनी इंश्योरेंस कंपनी भी सेटअप कर सकती है, ठीक है। अब इसमें रिसेंटली चैलेंज क्या है, मतलब कि एक तो चैलेंज है, इन्होंने गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी कम से कम 3 साल का बिजनेस कर रखा हो उसने। जैसे मैं इंश्योरेंस कंपनी, मुझे आपको इंश्योरेंस देना है फार्म का, उसकी मेरा कम से कम 3 साल का बिजनेस होना चाहिए। और स्टेट यूटी पास अपने भी ऑप्शन है कि एडिशनल रिस्क को कवर करना है, मतलब जैसे सेंट्रल ने बोल दिया कि आप वीट को कवर करोगे, वीट में क्या क्या कवर करोगे, पोस्ट हार्वेस्टिंग कवर करोगे, ये बारिश पड़ जाए उससे बेकार ये कवर करोगे। तो स्टेट यूटी पास अपना भी हक है, वो किसी और क्लाइमेट को ऐड करना चाहती हैं, तो वो स्टेट यूटीज़ के पास है। और स्टेट के पास इसमें एक चीज़ और दी गई है, स्टेट आर नॉट अलाउड टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सब्सिक्वेंट सीजन। जैसे आपको क्या होता है ना, एक रबी हो गया, एक खरीफ हो गया, एक और सीजन ऐड करना चाहे, विंटर हो गया एक वैसा सीजन, तो ऐड ऐसे अपने आप नहीं कर सकती सब्सिक्वेंटली। जो उन्होंने 3 सीजन बताए हैं, जो उसमें बताए थे 3 सीजन, खरीफ, रबी और आपका खरीफ और रबी, इन्हीं पे मतलब सीजन के हिसाब से। तो यही सब इसमें लिखा गया है जो मैं आपको बताऊंगा, यही सब इसमें दिया गया है, यही सारी चीज़ देखो इसमें दी गई है। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, मैं इसे पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं आपको दिखाऊंगा। आपको 1 मिनट रुकिए, दिखाता हूँ। तो यही सारा इसमें दिया गया है, देखो फसल बीमा योजना में आप जाके पढ़ेंगे, मैंने इसके ही नोट्स निकाले हैं, वो सफिशियंट है आपके प्री के लिए, दिस आर सफिशियंट फॉर योर प्री। तो इसमें ये सारी चीज़ दी गई हैं। और इसमें एक चीज़ और बताया गया, अगर जैसे डिसाइड करते हैं ना, मतलब खरीफ क्रॉप में कितना रखना है, हमें कितना रखना है, तो स्टेट को डिक्लेयर कर देना है वो प्रीमियम कितना शेयर करेंगे, सब्सिडीज कितनी देंगी प्रीमियम में। वो टाइम लिमिट दी है, खरीफ का 31 मार्च तक आप बता देना कितना प्रीमियम दोगे। जैसे शेयर रहता था, 2% फार्मर दे रहे हैं खरीफ क्रॉप का, और फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के भी उसमें प्रीमियम देंगी अपनी साइड से। तो वो प्रीमियम डिक्लेयर कर देना है आपको 31 मार्च से पहले खरीफ का, और 30 सितंबर से पहले रबी का, इन्होंने ये बोला है। और एक महाराष्ट्र पहली स्टेट है जिसने इंटीग्रेट कर दिया लैंड रिकॉर्ड को पीएम फसल बीमा योजना के पोर्टल के साथ। मतलब उन्होंने अपने जो उनके लैंड रिकॉर्ड है ऑनलाइन, उन्हें डिजिटलाइज करके इस पोर्टल के साथ लिंक कर दिए हैं। तो इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है आपको लोन प्रोवाइड करना, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास इंश्योरेंस करवाना, तो ईजी हो जाता है जब डिजिटलाइज हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब इसमें बताया गया है।
फिर आती है एफपीओज। एफपीओज क्या होता है? फॉर्मेशन, आपका फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये क्या होता है? जैसे आपके गांव में 30 किसान हैं, वो मिलके, उन छोटे छोटे किसान हैं, सब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेंगे, और वो इजी हो जाएगा उनके लिए मार्केट एक्सेस के लिए। सब मिलके बात किया करेंगे, ऐसे हमें करना है, ये बोना है हमें एक साथ। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओस होते हैं 300 तो प्लेन में होने चाहिए, मतलब जो 300 आदमी एक गांव में, वो एक ग्रुप में एफपीओ में आ सकते हैं, मिनिमम 300 होने चाहिए। ठीक है ना? हिल्स में 100 आदमी का होना चाहिए, तो ही वो रिकोगनाइज करेंगे एफपीओ को। अगर 300 आदमी गांव के एक साथ मिलकर एक एफपीओ, आदमी मिलकर एक एफपीओ बना सकते हैं, तभी रिकोगनाइज होगा। कम से कम 300 आदमी होने चाहिए, हिल में 100 आदमी होने चाहिए। जैसे गांव में 100 आदमी इकट्ठे हो जाए कि हमें ये बोना है, तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, वो एक साथ मिल जाएंगे तो एक तरह से बिग लैंड भी होल्ड कर लेंगे और अपने डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है ना? और फिर स्ट्रेंथ करता है कि अप्लाई आपको प्रोडक्शन को, टेक्नोलॉजी को, सर्विस और मार्केटिंग को, मतलब ईजी तरीके से वो हैंडल कर पाए। अब वो 300 आदमी मिल गए, अब उन्हें उन्हें देखना है कि हमें सीडिंग, मतलब कि हैप्पी सीडर लेके आना है, हैप्पी सीडर खरीद के लाना है। वो तो एक साथ 300 आदमी पैसा इकट्ठा करके हैप्पी सीडर लेके आए, और 300 आदमी ने काम चला लिया अपना। वरना एक इकलौता आदमी लाता तो कई लाख को हैप्पी सीडर मशीन आती है, तो 300 आदमी ने काम चला लिया। इनके कुछ फ़ायदे गवर्नमेंट भी इन्हें देती है। एक तो 2 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करवा देगी गवर्नमेंट इन्हें, जो क्रेडिट गारंटी फंड से लोन आएगा। और क्रेडिट गारंटी फंड कौन देखता है? ये नाबार्ड के अंदर में, और नेशनल, मतलब कि कमीशन डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर में रहता है। तो ये देखते हैं ना, लोन भी प्रोवाइड करवा देगी गवर्नमेंट अगर ये ऐसा एफपीओ बना ले तो। और ये मतलब टेक्नोलॉजी को भी देख सकते हैं, मतलब कोई टेक्नोलॉजी नई आई है फार्म में तो लागू कर सकते हैं। कोई फार्मर का ग्रुप आ गया है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं वो एक तरह से, तो मार्केटिंग को भी देख सकते हैं वो जाके, कि 300 आदमी ने काम बांट दिया कि ये 2 आदमी मार्केटिंग को देखेंगे, हम इसको देखेंगे। तो ऐसे ऐसे 5 साल में 1000 एफ फॉर्म हो गए हैं 5 साल के अंदर अंदर। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्म वेलफेयर के अंडर में आती है। DACFW है, हाँ सॉरी एफ आएगा, FW के अंडर में ये स्कीम आती है। इम्प्लीमेंट बाय कौन करता है? इम्प्लीमेंट बाय कौन करता है? एक तो स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर बिजनेस कस्टोडियन से इम्प्लीमेंट करते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC, जो मैंने इसमें बताया था आपको ये, और नाबार्ड इम्प्लीमेंट करता है, कोई फंड प्रोवाइड भी करवाना है ना। और स्टेट एडिट एनी एजेंसी कंसल्ट विद, अगर इससे कंसल्ट करके, जो ये है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन और फार्मर वेलफेयर की जो है, तो स्टेट एजेंसी किसी को भी ऐड कर सकती है, कोई भी एजेंसी को स्टेट ऐड कर सकती है इससे कंसल्ट करके। तो यही सारा कुछ ये इम्प्लीमेंटिंग करती हैं इसे। तो आप याद रखना, फंड की भी इसमें प्रोविजन है, 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है क्रेडिट गारंटी फंड से, जो नाबार्ड देखता है, क्रेडिट बाय द नाबार्ड, और NCDC, ये दोनों बनाएंगे। ये हो जाती है अपनी एफपीओस। क्या होते हैं? मतलब कि संगठन बना लेंगे, 300 आदमी का प्लेन में होना चाहिए, 300 आदमी का, 100 आदमी का हिल्स में होना चाहिए। तो गांव में से 900 आदमी है, वो 3 संगठन बना सकते हैं 300 आदमियों के। पर उनकी लिमिट क्या है कि 300 तो होने चाहिए एक ग्रुप के अंदर। तो उनको कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट भी देती है, और फिर उससे वो उनको बेनिफिशरी मिलते हैं। तो क्या प्रमोट करती है? ये प्रमोट करती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब जैसे वो 300 आदमी मिल गया, उनका उद्देश्य है कि हम अपनी 300 आदमी मिलके हम ये चीज़ उगाएंगे, ये अपनी सिटी को इस चीज़ में बलवान बनाएंगे, ये चीज़ दिखाएंगे। तो इसमें प्रमोशन मिलता है उस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली इसमें जाके आप पढ़ोगे ना, आपने डायरेक्टली इसमें जाके पढ़ लिया। देखो मैं एफ आपको दिखाता हूँ। एफ देखो, सब इसमें जाके पढ़ लिया। ये 10,000 मतलब तक एफ वुड फॉर्म हो चुके हैं, इतने से इतने के बीच में बनाने हैं। उसके बाद इतने 5 ईयर में इतने बन चुके हैं। फिर किस किस में देखो, इस स्कीम अंडर किसके अंडर में, इस वाली मिनिस्ट्री के अंडर में इम्प्लीमेंट कौन करता है। एक क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है ना। एटलीस्ट 50% टारगेट एफ से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाएंगे ये। फिर 2 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट दे सकते हैं, क्रेडिट गारंटी दे सकते हैं, जो क्रेडिट गारंटी फंड से आएगा, जो नाबार्ड और NCDC दे सकते हैं। इन्हें प्रमोट क्या करना है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रमोट करना है। अब आती है किसान, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। अब आ जाते हैं नोट्स पे हम अपने। ये क्या, एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ठीक है ना। और स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए है, जो 18 से 40 साल के ईयर के बीच में से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से ऊपर है, 40 से कम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मंथली आपको 55 से 200 रुपये तक देने होंगे, क्योंकि एज के हिसाब से है ना, वो एज के हिसाब से आपको देने होंगे। एज के हिसाब से कैसे? मतलब जैसे आपने 18 साल में इसे अप्लाई किया, तो आपको 55 रुपये देने होंगे। आपने 25 साल में अप्लाई किया, तो आपको 60 देने होंगे। और आपने 40 साल की उम्र में इसे अप्लाई किया, लास्ट एज आपकी 40 साल हो गई है, उसमें अप्लाई करते हो, तो आपको 200 रुपये देने होंगे। तो मैक्सिमम इतने रुपए देने होंगे। और जितने रुपए आप दोगे मंथली, उतने ही सेंट्रल गवर्नमेंट आपको उसमें और अपनी साइड से डालेगी। जैसे 200 रुपये आपने डाले,
40 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया तो 200 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपने डालेगी, ठीक है ना। और किन के लिए, वो लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड वालों के लिए है, लेस देन 2 हेक्टेयर जिनके पास लैंड है। और एक्सक्लूड किया गया है, मतलब इस स्कीम को कौन नहीं ले सकता, जो पहले से ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कवर है। कौन सी, नेशनल पेंशन स्कीम में कोई किसान पहले से ही कवर है, या फिर स्टेट की एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में पहले से ही इंश्योर है, या फिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। श्रम योगी मतलब जो ये होते हैं ना नॉन फॉर्मल इनकम वाले जो होते हैं, श्रम, ये आगे पढ़ेंगे, दूसरी मिनिस्ट्री की है ना, हम एग्रीकल्चर की पढ़ रहे हैं, जो उसमें ऑलरेडी कवर है, उनको नहीं मिलेगा इसमें लाभ। तो 3 नेशनल पेंशन वाले, एक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाले और पीएम श्रम योगी मानधन वाले, इनको इसमें लाभ नहीं मिलेगा, और सबको मिलेगा जो 2 हेक्टेयर है, जो इनमें नहीं आते हैं स्कीम में, उन सबको दिया जाएगा। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये वॉलंटरी स्कीम है, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सबको पार्ट करना है, आप पार्ट कर सकते हो। फिर आपको क्या होगा, इससे जब आपकी एज 60 साल की हो जाएगी ना, आपको 3,000 रुपये मंथली मिलने स्टार्ट होंगे। कितने रुपए, 3,000 रुपये मंथली मिलने स्टार्ट होंगे आपको 60 साल की एज में। और ये कौन करेगा, LIC इसे फंड मैनेज करेगा, रिस्पॉन्सिबल भी होगा। इस स्कीम को चलाने के लिए, फंड मैनेज करने के लिए LIC और रिस्पॉन्सिबल भी उसी को दिया गया। अगर आपकी 40 साल आपने इसे सब्सक्राइब किया और आपकी 60 साल से पहले डेथ हो जाती है, आप 50 साल में आपकी डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होगा, जो आपकी स्पाउस हो गया ना, जैसे पति ने किया तो पत्नी, पत्नी ने किया तो पति, तो उसे कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है चलो। आफ्टर द कंप्लीट, जैसे कंप्लीट वो फार्मर मर गया, 60 साल वो फार्मर की डेथ हो जाती है, तो उसकी जो स्पाउस है उसे 50% पेंशन मिलेगी, यानी कि 1,500 रुपये मंथली उसको मिलेंगे, जो उसकी स्पाउस है, ठीक है ना। अगर डेथ हो जाती है कंप्लीट करने के बाद, अगर दोनों मर जाते हैं तो फंड वो वापस चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, पेंशन फंड में, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, वापस वो फंड में पैसा चला जाएगा। अब फार्मर के पास ऑप्शन क्या है, एक तो मतलब कि फार्मर को एक ऑप्शन भी दिया गया है, जो पैसे आपके PM किसान में आते हैं ना, हर 4 महीने 2,000 रुपये, क्या पता उनको भी आप लिंक कर सकते हो इससे, कि उसमें से ऑटोमेटिक कट जाए, आप अपनी चॉइस से 2,000 रुपये में से आपको 4 मंथ तक, 4 मंथ बाद 2,000 इंस्टॉलमेंट आती है, तो आप कैसे 200 रुपये भरते हो तो 800 रुपये हो गए, 800 रुपये ऑटोमेटिक कट जाए, ऐसे भी एक इन्होंने ऑप्शन दिया गया आपको, ठीक है ना। और आप इसके इनरोल कर सकते हैं, मतलब इस स्कीम को ले सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके, कोई ग्राहक सेवा केंद्र जो होते हैं वहाँ पे जाके आप इसे इनरोल कर सकते हैं। और एम्पावर्ड कमेटी फॉर द सेक्रेटरीट हैज ऑल्सो मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, एक एम्पावर कमेटी बनाएंगे, सेक्रेटरी लेवल की कमेटी होगी, वो इसे मॉनिटर और रिव्यू करेगी। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी, आपने पैसा दिया, फिर आपको वो स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा, या फिर बैंक से ज़्यादा पैसे कट गए, तो उसके लिए ग्रीवियंस रेसिडल मैकेनिज्म भी बनाया गया है, ठीक है ना। वो LIC में, बैंक में, जैसे बैंक से पैसे कट गए आपके वो थे, तो बैंक में भी आप कर सकते हैं, वो रेसिडेंस ले सकते हैं ग्रीवियंस, LIC में भी जाके कर सकते हैं, तो ये सब एक रेसिडेंस वो भी बनाया गया है। तो यही वो स्कीम थी, PM किसान मानधन योजना। अब मैं आपको दिखा दूँ, मानधन योजना इसमें हमने पढ़ ली, सब चीज़ पढ़ ली, 40 से साल तक होती है, सेक्रेटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो पहले से इसमें ले रहे हैं उनको नहीं मिलेगी, वो एक्सक्लूड किए गए हैं, ठीक है ना। ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर वही 3,000 रुपये मिलेंगे, 60 साल बाद आपको 3,000 मिलने स्टार्ट होंगे, इतने कर सकते हैं। 55 से 2,000 रुपये तक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसे देखेगी, ठीक है ना। 50% फंड मिलेगा अगर आपका स्पाउसी उसे मतलब कि डेथ हो जाती है 60 साल के बाद, ठीक है ना। फिर इसमें यही बताया गया है कि पिछले PM किसान का पैसा भी इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, इसे एनरोल कर सकते हैं आप जाके, ठीक है ना। फिर तो यही सब है कि CSC कहाँ होते हैं, विलेज लेवल एंटरप्राइजेस होते हैं, मतलब गांव गांव में भी खुले होते हैं। फिर ग्रीवियंस रेसिडेंट मैकेनिज्म दिया गया LIC में, बैंक में, गवर्नमेंट ने। और एम्पावरमेंट कमेटी इसे आपको क्या करेगी, एम्पावरमेंट करेगी, रिव्यू और मॉनिटर कर सकती है इस स्कीम को। अब आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि योजना, कृषि कृषि न्योत्री योजना, कृषि योजना आती है, ठीक है चलो अब स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। ये स्कीम क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है। कृषि आपकी कृषि होन्नति, कृषि होन्नति मतलब ये हिंदी का वर्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बोलने में, तो ये वाली योजना है कृषि उन्नति योजना। इसमें क्या किया है, ये एग्रीकल्चर उसके एलाइड सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए है। एलाइड सेक्टर कौन से होते हैं, आप फिशरी कर सकते हैं, आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, तो उन सबको हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। और एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोई और भी स्कीम आती होगी, ये बड़ी स्कीम है एक तरीके से, इसके अंदर छोटी छोटी कोई और भी स्कीम होंगी, सभी स्कीम्स भी होंगी इसके अंदर। तो वही बताया, इसके अंदर 11 स्कीम्स हैं, छोटी 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 छोटी, इसके अंदर कौन सी 11 स्कीम्स हैं। अब कौन कौन सी 11 स्कीम है, एक तो ये वाली है मिशन डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, MIDH है, नेशनल फूड
आपकी सिक्योरिटी मिशन है, जिसके अंदर और भी 2 स्कीम है, सब स्कीम। नेशनल मिशन ऑफ ऑयल सीड है, नेशनल मिशन ऑफ ऑयल फार्म है, तो इसको नाम दिया गया ना NMOOP, इसको नाम दिया गया है नेशनल मिशन ऑफ ऑयल सीड एंड ऑयल फार्म, इसको नाम दिया गया है ये। फिर नेशनल आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये और भी है, जो 3 तो मैंने बता दी, बची आपकी 8, वो आगे पढ़ लेंगे क्योंकि सबको डिस्कस करना है हमें वन वन बाई, तो सब आगे आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी। तो पहली कौन सी है, नेशनल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को डेवलपमेंट करना है, 2015 16 14 15 में स्टार्ट की गई थी। और इसमें वही FPOs है जो मैंने बताया था, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसमें मतलब ऐसे डेवलप करके हॉर्टिकल्चर डेवलप कर सकते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट किया गया था, हॉर्टिकल्चर मिशन में नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में अलग से स्टार्ट किया गया था। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी बनाया गया था, इसमें कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया था, जो इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट वेरियस स्कीम अंडर MIDH, इसके अंदर ही वो जो स्कीम होती है MIDH के अंदर, हॉर्टिकल्चर की जितनी स्कीम होगी इसके अंदर होगी, तो इनको इम्प्लीमेंट करता है ये हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है ना। कोकोनट को डेवलपमेंट करना है, तो कोकोनट डेवलपमेंट करना है तो ये वाला बोर्ड करेगा। अभी जैसे लक्षद्वीप को ऑर्गेनिक पूरा UT बना दिया गया है, पूरा UT लक्षद्वीप, तो उसमें कोकोनट को ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे वो, तो वही कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड उसमें थोड़ा काम करेगा, ठीक है ना। फिर इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड में है, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखेगा, क्योंकि मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट रीजन की अलग से हॉर्टिकल्चर और की अलग से, तो वो उसको देखेगा। स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हॉर्टिकल्चर के कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बहुत अच्छे से, कि हम अच्छे फ्रीज कर सकें उस सामान को, फिर एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें, वो ठंडे फ्रीजर में ट्रकों पे लगे रहते हैं, फिर उन फ्रीजर से क्या कि कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सकें। तो ये सब के लिए हमें कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी चाहिए, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो डेवलप होगा। जब ये डेवलप, प्रोडक्टिविटी अच्छी करनी है, इंप्रूव करनी है, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, जब उसे लगा तो लेते हैं, अच्छा फसल भी हो गई, पर उसको हार्वेस्ट करने की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तरीका होना चाहिए, कैसे काटें कैसे रखें, वो इसमें प्रमोट करना है। FPOs को, FPOs पार्ट करें, फंडिंग कैसे होगी, वही 90-10 होगी और 640 होगी। स्पॉन्सर स्कीम है ना, ये गवर्नमेंट इंस्पॉन्सर स्कीम है, मैंने आपको क्या बताया, गवर्नमेंट इंस्पॉन्सर है, तो इसमें पूरा पैसा इंस्पॉन्स करेगी, पूरा पैसा नहीं देगी, वही कि 90% जो हिल एरिया को, नॉर्थ ईस्ट एरिया को 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट को खर्च करना होगा, और प्लेन एरिया में 60% सेंट्रल देगी, 40% स्टेट को खुद अपना पैसा खर्च करना होगा। उन हॉर्टिकल्चर के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट चमन 2014 में। चमन में क्या किया गया था, वो सैटेलाइट को रिमोट सेंसिंग डाटा को यूज़ कर रहे थे विद GIS के लिए, फॉर जनरेटिंग एक्शन प्लान फॉर हॉर्टिकल्चर, मतलब वो देख लेते थे कि कहाँ पे हॉर्टिकल्चर वो हो रहा है, तो उस एरिया को डेवलपमेंट के अच्छा करने के लिए उस चीज़ का प्रोजेक्ट चमन यूज़ किया गया था। ऊपर से फ़ोटो ले लेंगे, फ़ोटो से देख लेंगे यहाँ पे अच्छा हॉर्टिकल्चर हो रहा है, तो जैसे मैं जाऊँगा गवर्नमेंट का बताऊँगा मुझे ये सुविधा चाहिए, मैंने हॉर्टिकल्चर पे काम किया, पूरे गांव में काम करवाया, तो चेक करने के लिए ऊपर से कैमरे से देख लेंगे, मतलब सैटेलाइट से, तो वो देख लेंगे, फिर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे कि हाँ भाई इसने अच्छा काम किया, इसके लिए करना चाहिए अच्छे से, तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए प्रोजेक्ट चमन चलाया गया था 2014 में। अब दूसरी स्कीम आती है, वो अम्ब्रेला स्कीम कृष्णहोत्री के अंदर ही, तो दूसरी स्कीम आती है फूड सिक्योरिटी मिशन। भाई सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी मस्ट है ना, हमारे देश में फूड सिक्योरिटी कितनी ज़रूरत पड़ी लॉकडाउन के टाइम पे, PDS स्कीम में फूड सिक्योरिटी चाहिए होती है, ये भी एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इसका काम क्या है, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को करना, और प्रोडक्टिविटी इनहेंस द सस्टेनेबल मैनर। जो प्रोडक्टिविटी करनी है ना, ऐसे नहीं कि पानी वेस्ट कर रहे हैं, है कि सस्टेनेबल मैनर में हमें यूज़ कर इंक्रीज करनी है प्रोडक्टिविटी, मतलब कि इन्वायरमेंट भी बचाना है, आने वाले फ्यूचर के लिए वो लैंड भी बचानी है, सॉइल की मतलब ये इरोजन भी बचाना है, और आपका सेलिनिटी ऑफ लैंड को भी बचाना है। तो एक तरह से सस्टेनेबल मैनर में हमें काम करना है, यही इस स्कीम में बताया गया है, और कुछ नहीं है। तो आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है प्री के लिए, ये याद रखनी है जो कृष्णहोत्री स्कीम है, ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर छोटी छोटी स्कीम्स हैं, उनके नाम याद रखने हैं। फिर कुछ स्कीम के मैंने जो मैं इसमें बता रहा हूँ, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपको प्री में पूछी जाएंगी, मेंस में लिखने के लिए आएंगी, वही सब चीज़ें। आप सीधा जाके वो PDF पढ़ सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, जो टेलीग्राम पे ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे चेक कर लेना। अब आती है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वही सस्टेनेबल कि सस्टेनेबल तरीके से हमें फ्यूचर के लिए कुछ बचाना है ना, सस्टेन करना है, फ्यूचर के लिए बचाना पड़ेगा हमें कुछ अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो सस्टेनेबल तरीके से वही देखो, इसमें सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, रिवॉल्यूशन में सारी चीज़ आ जाएंगी, NOP वो 11 स्कीम के नाम है, अभी आगे आती जाएंगी वन बाय वन।
फिर वो स्कीम ही स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप पढ़ लेना नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, क्या क्या इसकी चीज़ में पूरी स्ट्रेटेजी आप पढ़ लेना। फंड कैसे आएगा, प्रोजेक्ट चमन मैंने बताया। अब सिक्योरिटी बारे में वही क्या क्या सिक्योरिटी, राइस वीट पल्सेस की इंक्रीज़ करना है प्रोडक्शन, सेंट्रल स्पॉन्सर है। फिर इसके लिए आपको 8 कंपोनेंट दिए गए हैं नेशनल फार्म सिक्योरिटी, राइस वीट पल्सेस के लिए, इन्हें बचा के चलना है, ऑयल सीड, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हो जाके। ऑब्जेक्ट क्या है, और फिर आ जाता है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या कि प्रोडक्टिविटी तरीके से हमें यूज़ करना है, एक रिम्यूनेटिव लुक्रेटिव लोगों को, मतलब उसके जैसे किड्स ही होती है ना, एग्रीकल्चर लोग भागते हैं, जो नए नए यूथ हैं वो कहते हैं हम खेती नहीं करेंगे। तो एक इसे रिम्यूनेटिव बनाना है, लुक्रेटिव बताना है, मतलब लुक्रेटिव जॉब होती है ना, लुक्रेटिव जॉब होती है, मतलब कि एक सब जॉब के पीछे भागते हैं, मतलब शाइनी जॉब होती है। तो लोगों को जोड़ना है एग्रीकल्चर को ऐसा करके। क्लाइमेट जो प्रॉब्लम देता है उसे रीसाइलेंट करना है, मतलब रीसाइलेंट करना है, सॉइल कंजर्वेशन करना है, क्योंकि सस्टेनेबल आ गया ना। ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर करना है, और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मिंग करनी है। तो ये काम इसके अंदर करने हैं। सस्टेनेबल आती है, आप सोच लो कि अच्छे अच्छे काम करने हैं, कि फार्मर को मतलब अच्छे से प्रोडक्शन करना है। अब इसमें क्या है कि इट इज़ वन ऑफ द, ये जो नाम है ना, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये एक मिशन का पार्ट है। कौन से मिशन का पार्ट है, एक मिशन था। मिशन क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज, इसके अंदर 8 सब मिशंस हैं जो हमें करने हैं। कभी इन्वायरमेंट की बुक पढ़ोगे आपको, शंकर IAS, उसमें दिया गया है नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेटिक बचाने के लिए। तो ये उसी का एक पार्ट है, और ये अम्ब्रेला स्कीम में भी आता है, जो कृष्ण होत्रिया ग्रीन एग्रीकल्चर वाली स्कीम है, इसके अंदर भी आता है। और पार्ट किसका है ये, नेशनल एक्शन प्लान मिशन का, जो आपको पता होगा। मैं आपको उस मिशन में बता दूं 8 मिशन कौन कौन से हैं उसमें। एक है नेशनल सोलर मिशन, जो MNRE देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिट वाली जो है, ठीक है, उसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन दिखती है। नेशनल मिशन ऑफ इनहेंस एनर्जी इफिशियंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर दिखती है। एक नेशनल वाटर मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल दिखती है जो उसकी। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एंड हिमालय इकोसिस्टम को सस्टेनेबल तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिखता है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, उसे MOEFCC दिखता है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दिखता है, जो मैंने आपको इसमें पढ़ाया। ये सारे मिशंस हैं। और नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेटिकल चेंज, मतलब स्ट्रेटेजिक नॉलेज से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक दिखता है। मैंने इसमें ये भी लिख दी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको इस नोट्स में भी नहीं मिलेगी जो आपके नोट्स हैं। ये आगे आएगा मिशन, जब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की स्कीम आएगी ना, नेशनल मिशन एक्शन प्लान आएगा आगे पढ़ने के लिए। तो आप ये सीरीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, तो 4-5 स्कीम डेली मैं बताया करूँगा। और आप जाके पहले नोट्स देख लेना, वीडियो देख लेना, और फिर आप जाके डायरेक्टली इसमें से पढ़ लेना। ये वाली है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सब कुछ इसमें यही दिया गया है। देखो कंपोनेंट क्या है, कि क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में अलग से है। तो यही सारी चीज़ इसमें आती हैं। आगे चलते हैं, मेन कंपोनेंट क्या है इसके। एक तो रेनफेड एरिया को डेवलप करना है, जहाँ बारिश कम होती है उसे डेवलप करना है। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट करना है। कैसे करेंगे वाटर मैनेजमेंट, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली स्कीम थी, एक ड्रॉप ड्रॉप करके पानी मिलना चाहिए, ठीक है ना वो। और कंपोनेंट ऑफ PM कृषि सिंचाई योजना, ठीक है ना। ये जो स्कीम है पर ड्रॉप वाली, ये सब्स्यूम हो गई है इसके अंदर। किसके अंदर, कंपोनेंट ऑफ ये आपकी PM किसान सिंचाई योजना के अंदर सब्स्यूम हो गई है पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली। तो ये एक मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट कंजर्वेशन स्कीम है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। सॉइल हेल्थ मिशन को हमें बढ़ाना है। फिर सब मिशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, उनको बढ़ावा देना है। फिर नेशनल बैम्बू मिशन को हमें अच्छे से चलाना है। तो ये सारी चीज़ के अंदर है। फिर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू को, ऑर्गेनिक चीज़ जो है उनको हमें बढ़ाना है, कि चेन डेवलप करनी है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इधर सब स्कीम अंडर दिस, ये भी सब स्कीम है कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू, कि इनकी चेन डेवलप करनी है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर नहीं है, सेक्टर है, जो इसी के अंदर आती है, कंजर्वेटिव के अंदर आती है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे इसमें कैसे आया। देखो ये आ गया नीचे, नेशनल मिशन ऑफ वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलप करना है, मतलब कि वो ऑर्गेनिक आ गया ना, तो ऑर्गेनिक चेन को बढ़ावा देना है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। फिर मैंने बताया था कि वो नॉर्थ ईस्ट में एक सेपरेट इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जो नॉर्थ ईस्ट में मतलब ऑर्गेनिक चेन को बढ़ाएगा। मैंने आपको नाम बताया था उसका, ये सेंट्रल, ये वाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन्हें बढ़ावा देना है इन्हें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं नेशनल बैम्बू मिशन। एक तो ये लॉन्च हुआ था 2018-19 में, ठीक है ना। ये एक हब स्पोक मॉडल है। हब स्पोक मॉडल क्या होता है ना, आपने साइकिल का पहिया देखा है ना, उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में उसका हब होता है जहाँ से वो घूमता है, और साइड में स्पोक होते हैं। हब स्पोक क्या होता है कि बीच में एक सेंट्रलाइज कुछ चीज़ होगी,
और साइड में कनेक्टिविटी देंगे। मतलब जैसे आप देखते हो जैसे हमारे फूड पार्क्स रहते हैं, उसमें क्या होता है, गांव गांव से उसमें, आप गांव के हो, गांव में क्या होता है, डेयरी होती है हर गांव में। तो वहाँ से क्या होता है, एक मेन डेयरी होती है जहाँ पे सारा दूध कलेक्ट हो जाता है। तो गांव गांव से दूध कलेक्ट होता है, फिर उसमें भी कहाँ से होता है, वो घरों से दूध लेके डेयरी पे आके जमा करते हैं गांव गांव में आके। फिर उस डेयरी से डेयरी कलेक्ट करके वो मेन डेयरी में लाती है। मेन डेयरी से वो, फिर ऐसी कुछ मेन डेयरी होंगी डिफरेंट डिफरेंट गाँव से आएगा। फिर वो दूध एक जगह जाके उसमें जाता है, मतलब जैसे मदर आनंद प्लांट में जाएगा या अमूल में जाएगा, वहाँ पे जाता है। तो ये हब स्पोक मॉडल होता है। तो सारी चेन जुड़ी होती है, इसे हब स्पोक बोलते हैं। कि मेन जो फोकस, जो वो साइकिल के पहिए बीच वाला हिस्सा होता है, वो हब से सारे स्पोक जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक हब स्पोक मॉडल है। कि हम क्या करेंगे, हम बेम्बू को मतलब कि डेवलप करेंगे, कहीं से कोई रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, कोई उसे फिनिशिंग बना के प्रोवाइड करेगा, फिर वो कहीं पे जाएगा मेन जगह। तो हब स्पोक मॉडल में हमें काम करना है, इंडस्ट्री में जाएगा। तो ये क्या किया, पहले बात तो बेम्बू को ट्री कैटेगरी से बाहर कर दिया गवर्नमेंट ने। जो ट्री कैटेगरी डिफाइन है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में डिफाइन है। तो उससे बेम्बू को बाहर कर दिया, ट्री से बाहर कर दिया। हम ट्री को काट नहीं सकते ना, परमिशन लेनी पड़ती है। तो ट्री को बाहर करते तो उसकी हम कटिंग कर सकते हैं अब। तो अब उससे अभी हमारे कटगरी ने एक बोतल दिखाई थी, बैम्बू से बनी हुई बोतल थी, और भी चीज़ें थी बैम्बू से बनी हुई थी। तो उस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं उसे, बैम्बू को। ठीक है, स्किल प्रोवाइड करवानी होगी, क्योंकि आपने बैम्बू काटा, अब उसको स्किल चाहिए ना। उस बॉटल बनाने की स्किल चाहिए, बैम्बू से हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं उसकी स्किल चाहिए। बॉटल बना सकते हैं, ऑर्गेनिक बॉटल बना सकते हैं कुछ रखने के लिए, कटोरी डेवलप कर सकते हैं बैम्बू से। तो वो स्किल चाहिए, उसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी को लगाया गया है, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में आती है, कि आप इसे बढ़ावा दो। और नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंडर, ठीक है ना, मोर स्कीम, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सारी स्कीम इसी के अंडर में थी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको इसमें आता हूँ आपके। ठीक है, देखो हमने नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था। इसी के अंडर दो स्कीम और है, इसी के अंडर दो स्कीम और है, कि परंपरागत कृषि विकास योजना, और दूसरी कौन सी है इसके अंदर, ये आपका पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है। इसके अंदर दो स्कीम और है। ये मैंने बैम्बू वाली मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई है। देखो बैम्बू वाली इसके अंदर नहीं थी, क्योंकि इसमें बैम्बू का नाम आया था ना, इसमें बैम्बू का नाम आया था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, ये आया था ना नेशनल बैम्बू मिशन। तो मैंने ये अलग से आपको पढ़ा दिया, एडवांस में पढ़ा दिया। तो ये जो मैंने आपको पढ़ा है, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये वाली इन्फॉर्मेशन ये एक्स्ट्रा है। नेशनल बैम्बू मिशन है क्या, 2015 में लॉन्च हुआ था, ये मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई है। अब हम पढ़ते हैं नेशनल जो अपनी सस्टेनेबल है, उसके अंदर छोटी छोटी दो स्कीम और है, छोटी छोटी। एक परंपरागत कृषि विकास योजना, ये क्या करती है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए काम करती है। परंपरागत तरीके से जो हमारी ओल्ड चीज़ होती है, उस तरीके से हमें कृषि करनी है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रिसाइलेंस करना है, सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देना है, रिडक्शन कॉस्ट। जब हम परंपरागत तरीके से खेती करेंगे तो उसमें देसी खाद डालेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, तो कॉस्ट रिडक्शन होगा ना। तो साइंटिफिक जो खाद आता है उसको पैसे बचेंगे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बढ़ेगा, हैजार्ड इनऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो उसमें खाद डालते हैं, फिर वो NPK फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन डालते हैं, वो सब चीज़ें। और फिर एम्पावर करेगा फार्मर के, पैसा आएगा लोगों के पास, कॉस्ट कम होगी, तो फार्मर मजबूत होंगे ना। फार्मर लिंकेज लोकल एंड नेशनल मार्केट से उनके लिंकेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर दिए गए परंपरागत कृषि योजना के अंदर। ये क्लस्टर अप्रोच है इसकी, मतलब फ्यूचर क्या है, क्लस्टर अप्रोच है, हमें क्लस्टर वाइज से काम किया जाएगा। क्लस्टर क्या है, कि क्लस्टर अप्रोच क्या है, कि 20 और मोर फार्मर, मतलब 20 और मोर फार्मर को, 20 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर लैंड वाले जो फार्मर हैं, ऐसे 20 फार्मर को जोड़ा जाएगा, और उन्हें असिस्टेंट दिया जाएगा 50,000 हेक्टेयर 3 ईयर के लिए। मतलब उन्हें असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा टू अडॉप्ट द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं ना, तो इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रखी गई है, कि कैसे 20 से ज़्यादा में से 20 और मोर फार्मर को एक जगह ला के, जिनके पास लैंड 20 हेक्टेयर से ज़्यादा और 50 हेक्टेयर से ऊपर भी हो लैंड, तो इतनी बीच में होनी चाहिए। और उससे फाइनल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, कि बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपये आपको दिए जाएंगे 3 साल तक। तो आपको क्या करना है, अडॉप्ट करना है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन को। प्रैक्टिस की कैसी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे अडॉप्ट करेंगे, तो जीरो बजटिंग एक होती है, ठीक है ना, पैसा यूज नहीं होता, एक नेचुरल फार्मिंग होती है, और एक पर्मा कल्चर होता है। ये आप कुछ चीज़ आप खुद भी सर्च किया करो क्या है, क्योंकि सर्च करने से आपको आएंगी। तो कैसे ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से होते हैं, जीरो बजटिंग बताया इन्होंने, नेचुरल फार्मिंग बताया, और पर्मा कल्चर बताया। तो इन चीज तरीक़ों से। अब इसमें क्या है, कि ये जो हमने बनाया ना, ये ग्रुप बनाया, ये फार्मरों का ग्रुप बनाएंगे हम, तो इसमें कम से कम 30% बजट एलोकेशन वुमेन एंटरप्राइजेस को किया गया, जो वुमेन है हमारी। सारे इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। फिर आपने ये पार्टिसिपेट PGI, जो मैं आगे बताऊंगा आपको,
इसी की स्कीम के अंडर पीजीआई आएगी, फिर एडिशनल ऑर्गेनिक आएगी, फिर ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। एनसीओएफ क्या होता है, ऑर्गेनिक ये जैविक खेती पोर्टल क्या होता है, ये सब इसमें आएंगी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं ऐड करता हूँ, तो वो चीज़ भी बता दूंगा मैं आपको इसमें। ठीक है, चलो हम अपनी नोट्स पे ही आते हैं। तो इसमें ये चीज़ें अडॉप्ट करनी है हमें अपने एग्रीकल्चर परंपरागत कृषि में, ये करना है। तो उसमें हमें क्या होगा, जब हम डेवलप करेंगे हमें मार्केट चाहिए ना, कहीं चीज़ सामान बेचने के लिए कोई मार्केट चाहिए। अब हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, उसकी पहचान होनी चाहिए, कोई ऐसा हो सिंबल चाहिए, लोगो चाहिए कि ईजी मार्केट उसे रिकोगनाइज कर पाए। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को कहाँ से, पार्टिसिपेट गारंटी, मतलब एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा सर्टिफिकेशन का थ्रू द क्लस्टर अप्रोच। अब सर्टिफिकेशन चाहिए ना, तो पार्ट जैसे सट मैंने बताया ना, मार्केट चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए कि ऑर्गेनिक है, तो इसके लिए कुछ डेवलपमेंट किए गए हैं। एक तो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बनाया गया है, एक जैविक खेती पोर्टल बनाया गया है। जैविक ऑर्गेनिक खेती को बोलते हैं हिंदी में, ऑर्गेनिक को जैविक खेती बोलते हैं उस तरीक़ों से, तो वो बनाया गया। अब ये पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम क्या करेगी, जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है, स्कीम क्या करेगी, ये प्रमोट करेगी डोमेस्टिक ऑर्गेनिक मार्केट को। जैसे आपने पैदा तो कर दिया, अब वो आ गया, अब उसे खरीदेगा कौन, कैसे होगा, प्रमोशन चाहिए ना उसके लिए, तो ये प्रमोट करेगी उस मार्केट का। एंड ऑल्सो इनेबल जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, तो ईजी एक्सेस हो चुकी है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेने में। अब उन्होंने पैदा तो कर दिया, सर्टिफाइड कौन करेगा, तो ये इसको काम दिया गया है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम को। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए या डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, डिसेंटर ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफाइड सिस्टम के लिए, तो ये पीजीआई इंडिया, पीजीएस इंडिया को दिया गया, जो इंप्लीमेंट करेगा। कौन चलाएगा पीजीएस इंडिया को, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, जो बताया था मैंने, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड वेलफेयर फार्मर, जो मैंने डीपीडब्ल्यू बताया था। मैंने कहाँ बताया था ये आपको, ये ऊपर आया था, जो आपको फंड प्रोवाइड करा रहा था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आया था, ये आया था, ये रहा, ये रहा, ये एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन वेलफेयर वाला जो फंड है, ये आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम फंड प्रोवाइड करवा रहा है इसमें। ये इम्प्लीमेंट कर रहा है आपकी ये वाली स्कीम। कौन सी स्कीम थी आपकी, फसल बीमा योजना, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये सारा कुछ आपका हो गया। आगे चलते हैं हम, इसमें कहाँ गए थे, इसमें आ गए थे। फिर ये पीजीएस दे दिया, इंश्योर करेगा क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसा है, सर्टिफाइड लोगो डॉक्यूमेंट, मतलब लोगो दिलवाएगा स्टेटमेंट का। एंड आउटसाइड द फ्रेमवर्क 3 पार्टी सर्टिफिकेशन, मतलब ये जो है ना, अब मैं आपको आगे बताऊंगा। एक तो पीजीएस हो गया, मतलब आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेना है, पीजीएस की हेल्प से आप ले सकते हो, छोटे फार्मर हो। एक सिस्टम तो पीजीएस इंडिया होता है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेने का। जैसे आपने सामान लगाया ना, उसे पैक किया, तो सर्टिफिकेशन रहता है ये ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक है तो वो अलग से देखा जाता है ना, गवर्नमेंट सर्टिफाई कर दिया। तो जो नॉर्मल तरीका है, उसे 3 पार्टी सर्टिफिकेशन बोलते हैं। वो आगे बताऊंगा कौन सा होता है 3 पार्टी सर्टिफिकेशन, वो इसमें नहीं है, मैंने अलग से निकाला है। तो उससे आउटसाइड रहेगा, 3 पार्टी सर्टिफिकेशन नहीं होगा, डायरेक्टली पीजीएस इंडिया दे देगा उसे। थोड़ा ये लंबा होता है 3 पार्टी सर्टिफिकेशन, इस इंटरनेशनल भी कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो रिकोगनाइज करती हैं। ठीक है ना। तो ये वाला पीजीएस इंडिया हो गया। एक होता है फूड सेफ्टी इंडिया का, देखो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का हो गया, जो मैंने आपको बताया स्मॉल, उसमें हेल्प मिल सकती है छोटे फार्म, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का हो गया पीजीएस इंडिया। अब एक आता है फूड सेफ्टी अथॉरिटी का, मतलब फूड सेफ्टी सेफ सिक्योरिटी और ऑर्गेनिक वाला, जो FSSAI का जो है एक सर्टिफिकेशन, वो भी देता है ना ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है कि ये सामान नहीं है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं ना, कंप्लाई करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ लेबलिंग, FSSAI एडिशनल, मतलब ये एक ये देता है एडिशनल, ये अलग है NPOP से और PGI इंडिया से, ये अलग है। PGI इंडिया हम पढ़ चुके हैं, NPOP नीचे पढ़ेंगे। और एक FSSAI भी देता है ऑर्गेनिक फूड सर्टिफिकेशन। तो इसमें क्या मिलता है, स्मॉल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं हु आर एनुअली टर्नओवर बिलो द 12 लाख, जिनका बिलो द 12 लाख टर्नओवर होता है, हैव एग्जेम्प्टेड बट दे कैन नॉट यूज जैविक भारत, जो लोगो होता है, एक जैविक भारत का लोगो है, आप जाके ऑनलाइन देख लेना। जो स्मॉल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर होते हैं हु आर एनुअली टर्नओवर का 12 लाख से मतलब कि कम होता है, बट दे कैन नॉट यूज जैविक भारत लोगो यूज नहीं कर सकते, एग्जाम। हाँ ठीक है ना। तो वही ये सब इसमें बताया गया इसके अंदर। फिर जैविक भारत लोगो क्या होता है, डिस्टिंग्विश करता है कि ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। अब आ जाता है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देती है ये वाला, जो आपको जैविक उसका देती है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 3 वे सर्टिफिकेशन।
थ्री वे सर्टिफिकेशन क्या होता है इसमें, एक तो मतलब कि वो मार्केट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट की नीड है वो उसे रिकोगनाइज करें। फिर ग्रुप सर्टिफिकेशन होता है इसमें, तो ये बात याद मत रखना, बस याद रखना एनपीओपी में थ्री वे सर्टिफिकेशन होता है। और इसे इम्प्लीमेंट कौन करती है, बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा, ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसे अप्लाई करती है अपेडा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है ये वाला किसके अंदर आता था, हेल्थ के अंदर, एफएसएसएआई वाला। ये पीजीएस जो इंडिया आता है ये इसके अंडर में आता है, ठीक है ना। तो ये आप सीधा इसमें आप जाके जैसे आप जा सकते हो, इसमें पढ़ सकते हो, इसमें इसमें सारे दिए गए हैं, इसमें सारे सर्टिफिकेशन दिए गए हैं। कहाँ पे दिए गए हैं मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये पीजीएस इंडिया दिया गया है, फिर जैविक ये रिलेटेड कुछ और भी हैं, देखो एनपीओपी दिया गया है आपका, फूड सेट अथॉरिटी का दिया गया है 2017, तो इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। However, those small organic product whose annually turnover is below 12 lakh, annually turnover below the 12 lakh has been exempted, but they cannot use जैविक भारत लोगो। मतलब कि जिनका प्रोडक्ट में टर्नओवर, जो प्रोड्यूसर है स्मॉल ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूसर है वो इससे एग्जेम्प्ट है, मतलब ये उन्हें ज़रूरत नहीं है लेने की, पर वो यूज़ नहीं कर सकते जैविक भारत लोगों को। ये तो जैविक भारत लोगो क्या होता है वो डिफाइन करता है। फिर एनपीओपी क्या होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देती है, जिसमें थर्ड पार्टी आपको सर्टिफिकेशन होता है। इसमें नहीं होता, जो पीजीआई इंडिया मैंने आपको बताया था, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड पार्टी स्मॉल मतलब इजी करता है जो फार्मर को जल्दी से मिल जाए, आउटसाइड द फ्रेमवर्क। और थ्री पार्टी, ये थ्री पार्टी वाला क्या है ना, इसे कुछ बाहर की जो कंट्रीज़ है ना वो इसे मानती है, यूरोपियन कंट्री, कुछ हमें जैविक मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भेजना है तो इस सर्टिफिकेशन को उन्होंने रिकोगनाइज कर किया हुआ है। थोड़ा इजी मिलता है कि जल्दी सामान पहुंच जाए, उन्हें पता लग जाता है कि ये एनपीओपी से सर्टिफाइड है, तो मतलब वो मान लेती है। तो हम आ जाते हैं दूसरी स्कीम पे, जो चौथी स्कीम थी, 11 अम्ब्रेला स्कीम के अंदर, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट को बढ़ावा देना, इंक्रीज करना है हमें एग्रीकल्चर मार्केट। कैसे करेंगे, सब्सिडीज दो भैया, कॉपरेटिव्स बनाओ मार्केट, जैसे आपकी कॉपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है ना आनंद, जो आपका मिल्क वाला मूल, तो कॉपरेटिव वर्क करती हैं बहुत सारे किसानों ने मिलकर, तो ऐसे कॉपरेटिव बनाओ। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ एग्रीकल्चर मार्केट में, तो ऐसे इंक्रीज करो इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन को बढ़ावा देना है हमें, तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर 5 कंपोनेंट दिए गए हैं, 5 कंपोनेंट दिए गए, क्या क्या है, ठीक है ना। इनको मर्ज कर दिया गया, इनको मर्ज कर दिया गया इसके अंदर 5 कंपोनेंट। एक तो ग्रामीण भंडार योजना को, डेवलपमेंट स्ट्रेंथिंग ऑफ एग्रीकल्चर, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेडिंग एंड, ये कुछ याद मत रखना, मैंने आपको बताने के लिए पढ़ाया, आप सीधे जाके नोट से पढ़ लेना। तो ये स्कीम है, ये इंक्रीज करना है एग्रीकल्चर मार्केट। कैसे कर सकते हैं, सब्सिडी से, कॉपरेशन से, प्राइवेट से, इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन मतलब उसे जोड़ सकते हैं। 5 कंपोनेंट है उसके अंदर, तो मैंने आपको बता दिया। एक तो कंपोनेंट यही है, ये पूरा मिला के कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है ना। इसे मर्ज कर दिया गया एएमआई के अंदर। पहला कंपोनेंट कौन सा, एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका पहला कंपोनेंट है, इन सबको मिला के बनाया गया है। बस तो याद रखना 5 कंपोनेंट है इसके अंदर। एग्रीकल्चर मार्केट, एक एग्रीकल्चर रिसर्च इनोवे इन्फॉर्मेशन है, एक स्ट्रेंथन करना है एग मार्क ग्रेड फैसिलिटी को, जो एग्री के मार्क होता है ना, मतलब उसको फैसिलिटी को स्ट्रेंथिंग बनाना है। एक एग्री बिजनेस डेवलपमेंट है, और एक इंस्टीट्यूट है चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो जयपुर में है, बम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है, जयपुर में, जो बम्बाला जगह है जयपुर में, वहाँ पे 1980 में बनाया गया था। ये क्या करता है, ट्रेनिंग, रिसर्च, एजुकेशन, कंसल्टेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट में, तो ये ऐसे प्रोवाइड कराता है। तो ये 5 कंपोनेंट है इसके अंदर। अब इसमें क्या है कि एग्रल प्रोड्यूसर एक्ट आया था, ये स्ट्रेंथिंग जो एग्री मार्केट ग्रेड फैसिलिटी है ना, ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसमें नहीं है। एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट आया था 1937 में, अंग्रेजों के टाइम में। तो ये ग्रेड करता है, स्टैंडर्ड करता है, सर्टिफाइड करता है एग्री कमोडिटी को, कि एग्री कमोडिटी है। ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाला नहीं, बस ये एग्री कमोडिटी है, ये नहीं डिफाइन करना है ये इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है। तो एग मार्क बोलते हैं इसे, कौन देता है, डायरेक्टर ऑफ मार्केट इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन जो करते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, तो वो देते हैं ये। तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं एग्री मार्क, तो थोड़ा सा याद रखना इसके अंदर आता है ये। चलो, अब 5वीं स्कीम आती है नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी को देना है। इसी के अंदर 5, 6, 7, 8, 9 ये स्कीम भी इसी के अंदर है, देखो ये रही, जो उसी के हैं पार्ट है। तो इसमें क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ये क्या करता है, अंडर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा, ठीक है ना। सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करना है आपको, देखो इसमें दिखा दूँ मैं कहाँ पे आएगा। ये होगी आपकी इंटीग्रेटेड स्कीम, हो गई आपकी एग्रीकल्चर मार्केट।
फिर नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, देखो ये आ गया। सब मिशन इसके अंदर ये होगा, याद मत रखना, आप सीधा जाके से पढ़ लेना इनका नाम क्या क्या है। तो यही है इसके अंदर, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सबमिशन ऑफ सीड प्लांटेशन मटेरियल, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन करना है, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट और क्वारंटाइन का ये सब करना है। तो यही सब इसके अंदर 4 स्कीम इसके अंदर होगी, 9 के आसपास हो गई। अब दो दो और बची हैं, 10-11, दो और बची हैं। फिर आ जाता है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इन सीटू। इन सीटू एक्स सीटू पता है ना, इन सीटू क्या होता है? जैसे इन सीटू क्या होता है, ये टाइगर है, ये टाइगर है, ये कहाँ रहता है? ये रहता है आपका जंगल में, नेशनल पार्क के अंदर। अगर इसे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम यहीं से इसकी नेचुरल इन्वायरमेंट में इसे ट्रीट कर रहे हैं, हम वहीं पे ठीक कर रहे हैं इसको। तो इसे बोलते हैं इन सीटू, वहीं पे आप ठीक कर रहे हो जहाँ पे इसका नेचुरल हैबिटेट है। अगर यहाँ से मैं इसे निकाल के कहीं जू में लेके जाता हूँ, टाइगर को मैं क्या करता हूँ, किसी जू में लेके चला जाता हूँ, इस टाइगर को किसी जू के अंदर ले जाता हूँ, किसी बोटेनिकल, मतलब बोटेनिकल नहीं, जूलॉजिकल सा जो होते हैं, जू के अंदर ले जाता हूँ और वहाँ से ठीक करता हूँ। तो उसे बोलते हैं एक्स सीटू, मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर लेके गए आप और यहाँ पे ट्रीट कर रहे हो उसे, उसे बोलते हैं एक्स सीटू। तो इसमें क्या करना है, प्रमोट करना है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को इन सीटू में, जहाँ पे वो है। मैनेजमेंट क्रॉप रेसिड्यूअल, मतलब कि क्रॉप में जब हम जलाते हैं ना, रेसिड्यू बचते हैं, उसको उसको मतलब कि वहीं पे बाहर नहीं लेके आना, जो खेत के अंदर ही वो जो पुराल गुलाल जलाते हैं ना, पुराली जलाते हैं, फिर धुआं उठता है, वहीं पे उसे ठीक करना है। तो उसमें क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट को हम। प्रिवेंशन, जो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट करते हैं ना, उसे जला के हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट का लॉस करते हैं, तो वो रोक सकते हैं। सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के होते हैं, उन्हें बचा सकते हैं क्रॉप रिड्यूस करके। और इंसिटू मैनेजमेंट, क्रॉप रेसिड्यू करना है, जो इंसिटू उसकी के अंदर ट्रीट करना है उसे वहीं पे। ठीक है ना। इसके लिए क्या बनाया गया, प्रमोशन बनाया गया, फार्मर मशीनरी बैंक बनाया, कि मशीनरी का यूज़ होता है ना उसमें, जो आपके हैप्पी सीडर्स मशीनरी होती है, बड़े बड़े वो जो उसको क्या मिट्टी के साथ मिक्स कर देती हैं काट के पुराल को, तो उनके मशीनरी बैंक बनाए गए हैं हमने, फार्म बैंक। ये स्मॉल मार्जिन फार्म होते हैं, मशीन इतनी बड़ी खरीद नहीं सकते, तो डायरेक्टली वो बंद कर देते हैं उसे, तो उनके लैंड होल्डर जो होते हैं उनके लिए बनाए गए हैं। फिर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं, भाई तुम ऐसे मत जलाओ, तो तुम वहीं पर ठीक करो। उसके लिए और क्या किया गया है कि कुछ भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाई गई है पंजाब, हरियाणा, यूपी और नेशनल कैपिटल टेरिटरी की दिल्ली के अंदर, क्योंकि आसपास दिल्ली में प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए। और 50% फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा उसको, जो इंस्टीट्यूट कॉप रिसीव्ड मैनेजमेंट करेगा। मशीन उसे खरीदनी है ना, तो 50% उसे यहाँ से एक फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर कस्टमर हायरिंग सेंटर है, जैसे हम हायर कर सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, मशीन हमें लेनी है तो हम उसे हायर कर सकते हैं। तो 80% उनकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी हायरिंग करने की मशीनरी को, वो सरकार बियर करेगी। अवेयरनेस बाय, कैसे अवेयरनेस चलाएंगे हम, आईईसी, ये एक मॉडल है अवेयरनेस चलाने का, तो आप इसे कहीं भी मेंशन करते हो, आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये एक अवेयरनेस का तरीका है। ये सारा उसमें बताया गया है। ये सब चीज़ें जैसे हायर कर सकते हैं, ओला ओला आप हायर करते हो, तो ऐसे 80% उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। अब इसमें कौन सा आता है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स भी इसमें आया है। ये क्या करेगा, इंप्रूव करेगा एक्सेस ऑफ फार्मर टू इंफॉर्मेशन सर्विस, टाइमली एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू प्रोजेक्ट। जैसे आपको क्या चाहिए, ई गवर्नेंस प्लान किया है, जैसे आपको कोई प्लानिंग गवर्नमेंट ने की, तो अपने पोर्टल पे वो डाल देंगे, एकदम से ई गवर्नेंस कर देंगे, तो एकदम से इन्फॉर्मेशन, टाइमली इन्फॉर्मेशन, से आपने मिनिस्टर ने कोई चीज़ बताया कि ऐसे करना है, वो लेटर आते आते फिर वो स्टेट के पास आएगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में भेजेगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर समझाएगा किसानों को गांव में जा जाके, तो ठीक है ना, वो एकदम से रिलीवेंट कर देंगे, इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी, एमएसपी इतना रखना है, ये वो सब करने के लिए। तो उसके लिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया गया है। तो इससे क्या होगा, जल्दी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे आपको पैदावार करनी है, क्या करना है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है। और इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस एंड इकोनॉमी स्टेटिक्स हमने एक बनाया है, उसमें क्या करेंगे, एग्री का सेंसस करेंगे, स्टडी क्रॉप कल्टीवेशन प्रिंसिपल क्या है उसमें, रिसर्च स्टडीज़ होंगी, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर, ये 11 प्रोजेक्ट है। तो आप आ जाओ, हमने ये 5-6 स्कीम हमें डेली पढ़नी है, तो वही सारी चीज़ हमने पढ़ ली, ये पढ़ लिया हमने, मैकेनिज्म इन सीटू में ही उसे ट्रीट करना है, सब वही है इसके अंदर, आप देख लेना। मशीन बैंक बनाया जाएगा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, फिर ये कृषि विकास योजना रफ्तार, ये आगे से पढ़ेंगे, इतना ही था हमारा, यहाँ तक ही पढ़ना था। डेली हमें 4-5 ख़त्म करनी है, तो आने वाले 30 या 35 दिनों में हम सारी स्कीम कवर कर लेंगे, तो आप ये पीडीएफ फॉलो कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसकी पीडीएफ, हैंडआउट्स की पीडीएफ चाहिए जो मैं बनाता हूँ, जैसे आपने, मैंने उसमें से ही पढ़ा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डालता हूँ, वहाँ से जाके पढ़ लेना उसे, वहाँ से आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।
और प्लीज़ कमेंट किया करें कैसा मैंने पढ़ाया, थोड़ा मुझे क्या चेंजिंग करनी चाहिए, क्या मुझे डायरेक्टली पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, इस पीडीएफ को मैं कॉपी करके कहीं और ले जा सकता हूँ, तो ऐसे करना चाहिए। तो आप प्लीज़ सजेशन ज़रूर बताया करिए, क्योंकि न्यू इनिशिएटिव है मेरा भी है। ओके देन, थैंक यू।